हेलो गाइस, वेलकम टू एडुविपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 शुरू करते हैं। क्या है? आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है ना। इसमें है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसको खिड़की वाली सीट मिल जाए। बहुत मज़ा आती है दोस्तों। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको खिड़की वाली सीट मिल गई तो फिर ट्रेवल में और इन्जॉय हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही तुषार भी यात्रा कर रहा था। ठीक है। और वहाँ से वह खिड़की वाले सीट से बाहर का नज़ारा देख रहा था। ठीक है ना। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा महसूस होता है कि ये पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वह स्थिर रहते हैं। ठीक है। अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है ना। और कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए इसको। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसी को देखते हैं आगे क्या बोल रहा है इसमें। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। ठीक है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है 10 साल। 10 साल को हम लोग बोलते हैं दशक। ठीक है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है दोस्तों, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं संयम के साथ। पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। दोस्तों, उपमहाद्वीप क्या होता है? देखिए, जब महाद्वीप से कोई भूमि का टुकड़ा किसी भौतिक संरचना के माध्यम से अलग होता है ना, उसी को बोलते हैं उपमहाद्वीप। दोस्तों, उपमहाद्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप ये काफ़ी कन्फ्यूज़न करती है, और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ। वीडियो का नाम है महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ल्ड मैप की सहायता से समझाया हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो इस महाद्वीप में बहुत पहले रहा करते थे उनको हम लोग आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक क्या होता है? शिकारी को बोलते हैं आखेटक। और खाद्य संग्राहक क्या होते हैं? जो भोजन को इकट्ठा करते हैं उनको बोलते हैं खाद्य संग्राहक। ठीक है ना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, वह भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे उसको इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए उनको खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। दोस्तों, वे लोग अपने खाने पीने के लिए मछलियाँ, अंडे, ठीक है, फिर फल फूल, दाने, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते थे और उससे अपना पेट भरते थे। ठीक है ना। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है। दोस्तों, जिस उपमहाद्वीप में हम लोग रहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कभी भी खाद्य पदार्थ में कमी नहीं आएगी। हालांकि अब धीरे धीरे लोग पेड़ को काटना शुरू कर दिए हैं। बहुत पेड़ काट रहे हैं अपने सुख सुविधा के लिए। पेड़ों को बहुत ही तेज़ी से काटना शुरू कर दिया है, और इसीलिए जो है पेड़ पौधे से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कभी भी पेड़ को नहीं काटिएगा दोस्तों। ठीक है। अगर हो सके तो आप कम से कम एक पेड़ को लगाइएगा। अपने पूरी जीवन में एक पेड़ को लगाइए दोस्तों। मैं आपसे काफ़ी खुश रहूँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश आप पे गर्व करेगा।
लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। दोस्तों, जंगली जानवरों को शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, ये सब आसान नहीं था। ठीक है, ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे भी तेज़ भाग सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। ठीक है ना, जानवरों को शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इन सब कामों के लिए आपको बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा। ठीक है, जागरूक और तेज़ होना पड़ेगा। ठीक है ना, पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह जानना होगा कि किस पेड़ के फलों को हम लोग खा सकते हैं, क्या इसमें कोई विषैला पदार्थ तो नहीं। ठीक है दोस्तों, यह सब जानना पड़ेगा आपको, तभी आप खा सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। दोस्तों, साथ ही जो है ना, फल कब पकेगा यह जानना भी आपको ज़रूरत है। किस मौसम में कौन सा फल होगा, वह कब तक पक जाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, तभी आप पेड़ से फलों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है, ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है। दोस्तों, यह क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों का ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है। किस समुदाय की बात कर रहा है। शिकारी समुदाय में, जो आपसे तेज़ हैं, आपसे फुर्तीले हैं, जो शिकार कर पा रहे हैं, पेड़ से फलों को प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, आपसे तेज़ जानवरों, मछलियाँ पकड़ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप में क्या ये सब गुण है, यही सब तो बताना है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जो शिकारी थे या फिर जो भोजन इकट्ठा करने वाले थे, वह एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे, इसके कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दोस्तों, पहला कारण क्या है कि यदि वह एक जगह पर रह गए तो वहाँ के फल फूल, ठीक है ना, वहाँ के जानवर, मछलियाँ सबको खाकर खत्म कर देते थे। ठीक है, और इसीलिए वह भोजन की तलाश में दूसरों जगहों पर जाना पड़ता था। अब चलते हैं दूसरा कारण पे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। दोस्तों, जो जानवर हैं वह अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह गए। ठीक है, और जो शिकारी हैं उनको शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते होंगे। ठीक है, मतलब जानवर अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया, और शिकारी है जानवर को खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यह भी कारण हो सकता है ना। अब अगला कारण क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। ठीक है, यह तीसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ हैं, पौधा है, इनमें फल फूल एक ही मौसम में नहीं आते हैं, अलग अलग फल अलग अलग मौसम में आते हैं। ठीक है ना, इसलिए लोग जो है उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। दोस्तों, पानी जो है वह जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है ना, और वह पानी जो है कहाँ से मिलेगा, झील से मिलेगा, झरना से मिलेगा, नदी से मिलेगा। ठीक है ना, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ नदी और झील होते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता है, लेकिन कुछ नदी और झील होते हैं वहाँ सिर्फ पानी आने पर ही पानी मिलता है। ठीक है ना,
इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, जो इस नदी और झील के किनारे बसे हैं जहाँ पे पानी बारिश आने पर ही होगा, वह लोग एक जगह से दूसरे जगह पानी की खोज में भी जाया करते होंगे। अगर सूखे मौसम पड़ गए तो पानी खत्म, और पानी खत्म तो यह लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। ठीक है, यह तो आज भी लोग जाया करते हैं अपने हितों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिलने के लिए। ठीक है ना। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। दोस्तों, आज ना हमारे पास बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, बहुत प्रकार के वाहन हैं। ठीक है ना, लेकिन पहले ऐसे नहीं थी। पहले जो है लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोलता है। दोस्तों, आगे सवाल है, देखिए सवाल क्या है। तुम स्कूल कैसे जाते हो? ये तो आप बताएंगे ना कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। भाई मैं तो स्कूल पैदल ही जाया करता था, क्योंकि जो मेरा स्कूल है वो मेरे घर से बहुत ही करीब है, इसलिए मैं स्कूल पैदल जाया करता था। आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं ये आप जानते हैं होंगे। ठीक है ना। अगला सवाल है, तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, जब आप स्कूल जाते हैं अपने घर से पैदल तो कितना समय लगता है? जब मैं अपने स्कूल जाया करता था अपने घर से तो मुझे कम से कम 10 मिनट लगते थे। ठीक है ना। आपको जाने में कितना समय लगता है आपको पता होगा। ठीक है। अगला सवाल क्या बोलता है, अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, आज तक मैं तो अपना स्कूल बस से कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कूल है वो मेरे घर से बहुत ही करीब है। ठीक है। हाँ, मैं साइकिल से जाया करता था। ठीक है, और साइकिल से जाने में मुझे कम से कम 4 मिनट लगते थे। ठीक है ना, 4 मिनट। और जब स्कूल जाना होगा और लेट हो जाता है ना, तो हम लोग स्पीड करते हैं तेज़ साइकिल का, और ये हो जाता था 2 मिनट। ठीक है ना। बहुत दोस्तों अच्छा लगता था स्कूल टाइम में, बहुत ही इंजॉय करते थे हम लोग। आप लोग भी करते होंगे इंजॉय। ठीक है। हालांकि कभी भी साइकिल स्पीड नहीं चलाना चाहिए। उस समय मैं बच्चा था, इसलिए मुझे पता नहीं था, और मैं स्पीड करके स्कूल जल्दी पहुंचने के चक्कर में साइकिल को तेज़ कर लेता था। आप लोग ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। अगला टॉपिक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है? क्या है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक के लिए किया करते थे। ठीक है दोस्तों, जो पुरातत्वविद थे यानी जो पहले के चीज़ों का पता करते थे, ठीक है, उनको बोलते हैं पुरातत्वविद। और इनको जो है कुछ ऐसी वस्तु मिली है ना जिनका निर्माण जो है और उपयोग है कौन करते थे? आखेटक या खाद्य संग्राहक। ठीक है, जो पहले के जो आदमी थे उनको क्या पुकारते थे हम लोग? आखेटक या खाद्य संग्राहक। आखेटक मतलब शिकारी, और खाद्य संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाला। ठीक है ना। यह संभव है कि लोगों ने अपने, आगे देखते हैं, काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल संभव होगा कि लोग जो है अपने काम के लिए हड्डियों के, लकड़ियों के और पत्थरों के औजार बनाए होंगे। ठीक है ना। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ पत्थर के औजार जो हैं वह आज भी बचे हुए हैं। आइए आपको दिखाता हूँ वह पत्थर के औजार कैसे हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। यह देखिए यह किन किन प्रकार का औजार है। यहाँ देखिए, यह क में अलग प्रकार का है, ख में अलग प्रकार का है, ग में अलग प्रकार का है, घ में अलग प्रकार का है, और अंगा में भी अलग प्रकार का है। देख रहे हैं दोस्तों, यह 5 तरह के औजार है और यह पांचों अलग अलग है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पत्थरों के औजार के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ पत्थर के औजार बनाए गए हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि ऐसे काम की सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। ठीक है, बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में,
पत्थर से बने औजार। दोस्तों हम लोग जो 5 जो हम लोग देखा है, क ख ग घ अंग, ये देखिए पांचों जो है अलग अलग है। देखिए क क्या बोलता है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। यह जो क में है ना, यह सबसे प्राचीनतम औजार है पत्थर से बना, ठीक है। ख क्या बोलता है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। जो ख में पत्थर के औजार हैं, ये वाला यह बहुत साल पहले बनाया गया, लेकिन क से बाद बनाया गया, यानी प्राचीन पत्थरों से बाद में बनाया गया। अगला जो क्या बोलता है ग, इन्हें देखिए, इन्हें और बाद में बनाया गया। कब बनाया गया, इन्हें और भी बाद में बनाया गया ग को, ठीक है। और अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला है घ, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। यह जो घ में दिखा दे रहा है, ये लगभग 10,000 पहले बनाया गया है। और अंगा में ये, और जो सबसे साइड में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला, यह जो है दोस्तों अंगा में क्या लिखा है, ये गुटिका है। गुटिका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक पत्थर है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। दोस्तों हम लोग इतने जो पत्थर के प्रकार देखें, इनका उपयोग जो है फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल काटने और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ पत्थर में दोस्तों लकड़ी लगाकर, लकड़ी का मुट्ठा समझते हैं, जिसको हाथ से पकड़ते हैं ना, लकड़ी का मुट्ठा, उसको मुट्ठा बोलते हैं। और उस मुट्ठे को लगाकर क्या बनाते थे, वान, तीर धनुष समझते हैं, तीर धनुष। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, ठीक है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जो लकड़ी हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में, यानी खाना बनाने के रूप में, या फिर झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2 चित्र है, एक ये है और एक ये है। पत्थर के औजारों का उपयोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, हाँ, पत्थर के औजारों का उपयोग, ठीक है। बाएं, इंसान के खाने योग्य, यह जो है बाएं, यहाँ जो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यह इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे देखिए, यह जो पत्थर है दोस्तों, ये वाला, यह इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे देखिए, जो हाथ है यहाँ पे, यह देखिए, यह हाथ जो है क्या कर रहा है, यह पत्थर से जड़ को खोद रहा है, ठीक है, ताकि वह उससे भोजन प्राप्त कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जड़ में फल थोड़े ना होते हैं कि वो जड़ को खोद के खाएगा। दोस्तों कुछ वृक्ष का फल जो है वह जड़ में भी होते हैं। पहले के जो लोग हैं वह जड़ को भी खाते थे, ठीक है ना। अब दाएं वाला देखिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यह पत्थर जो है यहाँ पे, यह जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। यहाँ पे यह हाथ जो है क्या कर रहा है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है और यह उसको सिल रहा है। क्या कर रहा है, इसको सिल रहा है। समझ गए आप लोग। अब हम लोग अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। क्या है, रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों शिकारी या जो भोजन इकट्ठा करते थे, उन लोगों के जो रहने का स्थान है वह इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। देखिए इस डायग्राम को देखिए आप लोग कि आखिर आखेटक जो है कहाँ रहते थे। लाल से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाल त्रिकोण वाले स्थान, इसको आप याद रखिए, लाल त्रिकोण वाले स्थान, ठीक है। इसमें देखिए कि लाल त्रिकोण वाले स्थान कहाँ कहाँ है, ठीक है, वहाँ पे जो है रहते थे। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है भीमबेटका के पास, कहाँ पे है, भीमबेटका के पास। और देखिए और कहाँ है, एक यहाँ पे देखिए हुक्सी के पास, दिख रहा है आपको, कृष्णा नदी के बगल में ये वाला भाग, ठीक है, ये भी है। कुरनूल गुफाएं के पास भी लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ यहाँ जो है ऐसे ही और जगह थे, लेकिन मुख्य दिखाया गया है कि मुख्य कौन कौन है। यहाँ पे जो है शिकारी
और खाद्य संग्राहक रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आइए कुछ और समझते हैं। मानचित्र को देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ संकेत में लिखा हुआ है। अब संकेत में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के लिए हमें जूम करना होगा। मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है संकेत, और संकेत में एक लाल एरो पर लिखा हुआ है पूरा पशानिक पूरा स्थल। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है नौ पशानिक पूरा स्थल, और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है महापशानिक पूरा स्थल, और फिर लिखा हुआ है आरंभिक गांव, और फिर क्या लिखा हुआ है आधुनिक नगर। इस डायग्राम में जहाँ जहाँ पे ऐसा संकेत है वहाँ वहाँ पे ये है। अगर लाल एरो है तो पूरा पशानिक स्थल है, और ब्लू है तो नौपशानिक पूरा स्थल है, ब्लू स्क्वायर में। ठीक है ना। अगर गोल है ग्रीन में तो वह क्या है, महापशानिक पूरा स्थल है। ठीक है, ऐसे ही आरंभिक गांव भी है, और स्टार है तो क्या है, आधुनिक नगर है। लेकिन ये होता क्या है, पूरा पशानिक पूरा स्थल होता क्या है, यह आपको जानना होगा। तो पूरा पशानिक पूरा स्थल में क्या हुआ था ना, कि इस समय की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो है पत्थर के औजार बनने लगे थे, दो धार वाले औजार। ठीक है ना, कुल्हाड़ी का प्रचलन हो गया था, आग का प्रयोग हो गया था। ठीक है ना, पत्थर के जो है सुडौल और तीक्ष्ण हथियार बनने लगे थे। तीक्ष्ण हथियार का मतलब क्या होता है, नुकीला हथियार। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है नवपशानिक काल। नवपशानिक काल में क्या हुआ था ना, कि पशुओं का पालतूकरण हो गया था, मतलब लोग अपने घरों में पशु को पालने लगे थे। ठीक है, और पत्थर के अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने लगे थे। और फिर लिखा है महापशानिक काल। तो महापशानिक काल में क्या हुआ था दोस्तों, कि इस समय जो है पत्थर के छोटे हथियार, ठीक है ना, या फिर पीसने वाला चक्की, आटा जिसे पीसते हैं ना, वह पीसने वाला चक्की का प्रयोग भी सबसे पहले कब हुआ था, महापशानिक काल में ही हुआ था। ठीक है ना। फिर आया क्या, आरंभिक गांव, और फिर क्या आया, आधुनिक नगर। अब हम लोग देखेंगे कहाँ पे कौन है। पहले इसको क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख जाए। देखिए मैं इसको छोटा किया, और छोटा करूं। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ताकि आप कुछ समझ सकें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लाल एरो वाला पूरा पशानिक काल। तो ये एक तो यहाँ पे हो गया बीच में जहाँ पे मैं घेरा लगाया हूँ, यह क्या है, भीमबेटका एक हो गया पूरा पशानिक काल। और देखिए और कहाँ है, और यहाँ पे देखिए हुक्सी के पास से एक हो गया। ठीक है, दो हो गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, ये कुरनुल गुफाएं भी हो गए। जो कुरनुल गुफाएं हैं यहाँ पे, यह भी हो गए। अब नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये सब पूरा पशानिक पूरा स्थल है। अब देखिए नौ पशानिक पूरा स्थल कहाँ कहाँ है। देखिए नौ पशानिक पूरा स्थल बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप बुर्ज होम के पास एक हो गया बुर्ज होम। दूसरा कहाँ पे है, मेहरगढ़ के पास है। यहाँ पे भी दो है, महागढ़ा और कोल्डी हवा। क्या है, महागढ़ा और कोल्डी हवा। और देखिए और कहाँ पे है, यहाँ पे है दाऊजली हेडिंग चिरांद के पास है। और देखिए कहीं है, यहाँ पे देखिए हल्लूर है। और देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पय्यम पल्ली है। क्या है, पय्यम पल्ली। ये हो गए, और कहीं नहीं दिख रहा है ना। चलिए ये हो गए। अब देखिए आप लोग ज़रा, तो अब महापशानिक पूरा स्थल को देखिएगा। ये देखिए जो गोल में ग्रीन है वह है महापशानिक पूरा स्थल। यह कहाँ कहाँ है, यह मुझे बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, इसका नाम आदि चन्नलूर। क्या है दोस्तों, पढ़िए ध्यान से एक बार, आदि चन्नलूर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हो गया। और देखिए और कहाँ है, और यहाँ पे है ब्रह्मगिरी के पास। ब्रह्मगिरी कहाँ है, वह भी महापशानिक पूरा स्थल है। देखिए यहाँ पे पय्यमपल्ली के ऊपर, यहाँ पे देखिए, हाँ क्या है, यह हो गया ब्रह्मगिरी महापशानिक पूरा स्थल। अब हम लोग देखेंगे कि आरंभिक गांव कहाँ है। आरंभिक गांव देखिए कहाँ कहाँ पे है, मुझे तो बहुत कम दिख रहा है, एक दो मिल गया। अब देखिए और कहाँ है, हाँ एक ही मिला मुझे आरंभिक गांव। वह कहाँ है, इमाम गांव। इमाम गांव जो है यह आरंभिक गांव है। ठीक है, अब मुझे कहीं नहीं दिख रहा है आरंभिक गांव। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे आधुनिक नगर कहाँ कहाँ है। तो आधुनिक नगर दो हैं, कौन कौन, एक तो मुंबई यहाँ पे है,
और यहाँ पे देखिए कोलकाता है। ये हो गया आपका संकेत को मैंने समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं अब। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। दोस्तों, पत्थर का उपयोग उस समय बहुत अधिक था और उसका उपयोग जो है औजार और हथियार बनाने में होता था। जहाँ पत्थर के हथियार और पत्थर के औजार बनाए जाते थे ना, उसको बोलते थे उद्योग स्थल। ठीक है, आगे क्या है, हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। दोस्तों, आखिर हमको पता कैसे चला कि यह उद्योग स्थल है। दोस्तों, इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी हमें पुरातत्वविदों के द्वारा पता चला। पुरातत्वविद जो है ऐसे जगहों का पता किए जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं ना जिसे लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। मान लीजिए आप किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोहा का काम कर रहे हैं, आप दरवाज़ा बना रहे हैं, बहुत प्रकार के आइटम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ जो है आप वहीं पे छोड़ देते हैं। लोग को पता चल जाता है कि अच्छा ये लोहार का दुकान है। ठीक है, उसी प्रकार जो है बहुत सारे पत्थर के टुकड़े या ख़राब हथियार एक जगह पे मिलते थे ना, इसलिए यह पता चल जाता था कि यहाँ पे भाई उद्योग रहा होगा इन लोगों का। ठीक है, साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। ठीक है ना, कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए इसको। मान लीजिए कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर आपका दुकान है। क्या है? दुकान है। उस दुकान पे आप अपना काम करते हैं। तो आप ज़रा बताइए कि रोज़ आप उस दुकान से अपने घर तक आवागमन कर सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर आप रोज़ चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं, आपको थकावट होगी। इसलिए लोग क्या करते थे, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे अपना छोटा सा रूम बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। और इसी प्रकार के स्थल को क्या बोलते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल। क्या कहते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल। आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? आवासीय और उद्योग स्थल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कमेंट में बताइएगा, और समझ में नहीं आए फिर भी आप कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उसका निदान करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसको साइड में क्या लिखा है इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में दिख रहा है ना आपको, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। यह जो भीमबेटका है इसको हम लोग कहते हैं आधुनिक मध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। ठीक है, आवासीय पुरा स्थल मैंने आपको बता दिया है अपनी भाषा में। अब किताब में देखिए क्या लिखा है। आवासीय पुरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। ठीक है, इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया है जहाँ पे लोग रहते थे। आगे दिखाऊंगा आपको। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है ना, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा नदी घाटी के पास है। आप लोग समझ रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है? क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? दोस्तों, यह सवाल पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि रहने के लिए यह जगह क्यों चुनी लोगों ने? तो इसका आंसर भी दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है ना, इसलिए लोग इन जगहों का चुना। ठीक है, देख लीजिए किन जगहों को, डायग्राम में देख लीजिए, दिख रहे हैं इन जगहों पे लोग रहा करते थे पहले। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक सवाल है, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। यदि आपका आवास सिर्फ आवास है, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, तो वह आवास हुआ।
उद्योग स्थल तो होगा नहीं, क्योंकि उद्योग स्थल पर सिर्फ उद्योग होते हैं। आवास और उद्योग स्थल हो सकते हैं यदि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पे आप रह रहे हैं अपने परिवार के साथ या अकेले, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा जो आवास है वह आवास और उद्योग स्थल है, और अन्य है तो अन्य बोलिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। दोस्तों पुरा स्थल जो है उस भूमि को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत मतलब मकान जैसी वस्तुओं के अवशेष मतलब कुछ हिस्सा बचा हुआ मिलता है, उसी को तो बोलते हैं पुरा स्थल, ठीक है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। दोस्तों ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उसे वहीं छोड़ गए, ठीक है। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। या जो इमारतें हो गई, औजार हो गए, बर्तन हो गए, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन के ऊपर, अंदर, ठीक है, समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आप संयम रखिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, सटीक पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप सब कुछ यहीं पे समझ जाएं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे है पाषाण औजारों का निर्माण। दोस्तों इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियो है आपको मिलता रहे।